अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम दो अहम और हसास मामलात पर जो है वो बात करेंगे जिनका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी सफारती आदाब और मुल्की सियासत से है। पहली खबर, पेशावर में मुनक़िदा कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की है, जहां अफ़गान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से गुरेज किया, जिसे सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। दूसरी अहम खबर मुल्की सियासत से जुड़ी है, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में साबिक सदर आरिफ अलवी और पीटीआई के जो रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा से अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और दीगर सियासी उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। क्या ये सफारती अमल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर जो है वो असर डालेगा, और क्या ये सियासी मुलाकातें जो मुल्की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली लाने वाली हैं? आज के प्रोग्राम में हम इन दीगर मौज़ूआत को भी डिस्कस करेंगे और इस पर हम पहले बात करेंगे रज़ा हारून साहब से। रज़ा हारून साहब इस वक्त हमारे गेस्ट मौजूद हैं ऑन कॉल, जबकि अहमद अवैस साहब भी मौजूद है। रज़ा हारून साहब, सियासत का जो है वो एक बड़ा नाम है। 2008 से अगर हम बात करें 2012 की, तो सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रहे और 2017 में MQM को खैरबाद करने के बाद PSP ज्वाइन की और अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा हारून साहब, क्या कहेंगे सर इस वक्त? पहले हम बात करेंगे अफ़गान कौंसल जनरल की, जिन्होंने कौमी तराने पर खड़ा होना जो है वो अपनी तौहीन समझी और ना सिर्फ सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की बल्कि हमारे कौमी तराने की भी जो है वो इन्होंने एक तरीके से जो है वो बेअदबी की। मैं समझता हूँ कि ये जो अफगान डिप्लोमेट जो हैं, जो काउंसिल जनरल हैं, जो पाकिस्तान के एंथम पे ताज़ीमन खड़े नहीं हुए, ये ना सिर्फ सफारती आदाब की सरासर संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क का कौमी तराना हो, उस पर खड़ा ना होना, उसको रिस्पेक्ट ना देना, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप ने बीच में मुझे बहुत आवाजें आ रही हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं वही मुझे आवाजें आ रही जी जी हैं, बोले तो वो इको हो रहा है मेरे पास। जी जी बोले। जी सर कंटिन्यू करें सर रज़ा हारून साहब। तो ये पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के कौमी तराने पर खड़ा ना होना, ये उस कौमी तराने की बेअदबी भी होती है, सफारती आदाब के खिलाफ भी है, वैसे भी इखलाकन भी मैं समझता हूँ कि बदतमीजी है। तो हमें चाहिए कि हमारे जो वफाकी वजीर खारजा हैं इशहाक डार साहब, और हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनको फौरी तौर पर अफगान एम्बेसडर या जो भी इनका नुमाइंदा है उसको तलब करके इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और सख्त इस पर डिमांड इश्यू करना सर चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे वाकयात पर क्या रद्द अमल अपना देना चाहिए और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए? एहतजाज का तरीका इसमें यही होता है शाहरुख, कि जो फॉरेन ऑफिस है वो फॉरेन मिनिस्टर की ईमा पर मुतालिका मुल्क के सफीर को बुलाता है, अपनी नाराजगी का इजहार करता है, और जो कौंसलर जनरल हैं या जिन लोगों ने ये बेदबी की है, सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की है, उनके सिफारत नामे कैंसिल करें, उनको वापस उनके मुल्क में रवाना कर दिया जाए। अच्छा सर, अगर हम बात करें मौलाना साहब के हवाले से, तो हालिया दिनों में जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक साथ जो है वो मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी रज़ा हारून साहब। हेलो, जी 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 बीच में आपकी टॉक हो रही जी, है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मौलाना मैं फजलुर आपको सुन रहमान नहीं के पा रहा। हवाले से हम बात करें तो जो हालिया दिनों में जो मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उस पर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी तरीका है, एक आईनी तरमीम थी और उस तरमीम को लाने का पूरा हक है हुकूमत के पास, किसी भी मेंबर के पास आईनी तरमीम को प्रपोज करने का पूरा हक है। और उस तरमीम के आने से पहले चूंकि हुकूमत के पास मतलूबा तादाद नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों से बात करके उस तादाद को पूरा करने के लिए उस मुसव्विदे को मुख्तलिफ पार्टियों को दिखाना था, उनके हेड्स को दिखाना था, तो एक प्रोसेस चल रहा था। तरीकेकार भी जाहिर है कि बातचीत हो सकती है कि इतना जल्दी क्यों किया, पूरा दिन असेंबली में क्यों बिठाई के रखा, रात गए तक क्यों हुआ, और पहले से कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं हुआ, और मीडिया ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह मीडिया ने इस पर टॉक की, इन सब चीजों से बचा जा सकता था अगर बेहतर तरीकेकार अपनाया जाता और पहले कंसेंसस डेवलप किया जाता, फिर
असेंबली का इजलास बुलाया जाता। मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ी, लेकिन जहां तक आईनी तरामीम का मामला है वो मुकम्मल तौर पे पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये जरूर है कि पार्लियामेंट में कुछ कतगन है कि ना वो पर्सन स्पेसिफिक तरमीम कर सकती है, ना बुनियादी हकूक के खिलाफ तरमीम कर सकती है, और ना ही इस्लामी शरीयत के खिलाफ कोई ऐसी शिक जो है वो पास कर सकती है। ये तीन बुनियादी तौर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती, इसके अलावा सब पे हो सकती है। बेहतर तरीका ये होता है जब आप आइन में कानून में तरमीम करना है, कानून बनाना एक दीगर बात है, लेकिन जब आइन में तरमीम करना चाहते हैं तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो रियासत का अपने अवाम के साथ एक इमरानी मुआहिदा है। तो उसके लिए डिस्कशंस और मुख्तलिफ फोरम से उस पर राय ले लेना ये अच्छी बात है, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस प्रोसेस में चीजें मिस हो गई, जिसकी वजह से शकूक व शुबात ने जन्म दिया, अफवाहों ने जन्म दिया, मुख्तलिफ बेढंगे किस्म के, पता नहीं वो सही मुसविदे हैं भी कि नहीं है, वो मार्केट में आ गए, मीडिया में आ गए, सर ये एक डिबेट का आगाज हो गया। इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसको ज्यादा इख्तिलाफात हैं इस हवाले नहीं, से? इख्तिलाफ तो उस वक्त होता है ना शाहरुख, मैं यही तो कह रहा हूँ जब एक मुसविदा अभी ड्राफ्ट की शक्ल में हो और वो मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान घूम रहा हो, फिर उसमें तरामीम होती रही होंगी, मुख्तलिफ तजावीज़ पे कुछ चीजें निकाली गई होंगी, कुछ चीजों का इजाफा किया होगा, तो मुख्तलिफ ड्राफ्ट बनते चले जा रहे होंगे ना। फाइनल ड्राफ्ट तो नहीं हुआ था। रज़ा फाइनल साहब ड्राफ्ट हमारे तो साथ वही होना था। अहमद अवैस साहब जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं वो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सर आप क्या कहेंगे, आरिफ अलवी साहब की आज मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, कोई उसकी बिहाइंड जो सीन्स हैं और बिहाइंड जो सूरत हाल है वो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है? देखिए, बात यह है कि मुलाकात जो है ये एक पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप का आपस में इंटरेक्शन करना ये एक नॉर्मल रूटीन का मैटर है, और ये एक बहुत बड़ा एक वाइटल इशू है जो सामने आ चुका है। और जिस अंदाज में अमेंडमेंट का बिल जो है वो पेश करना था इन्होंने और उसको पास करवाना था, इसकी पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जब होती हैं तो अमेंडमेंट किस लिए की जाती है? ये किसी एक पर्सन स्पेसिफिक अगर अमेंडमेंट है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो गलत है, मैलाफाइडी, बदनीयती भी उसकी बुनियाद है। ये होती हैं अवाम, पाकिस्तानी कौम के या किसी मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली आ गई तो उसमें आप अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आप इस मुसवदे को अगर आप एक नजर देखें तो यू विल फाइंड के पूरे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया है। पाकिस्तान का जो आइन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर में तब्दीली इसलिए मैं कहता हूं कि इसके अंदर जुडिशरी जो है उसके इंडिपेंडेंस हैव बीन कंप्रोमाइज्ड। तो और आपको मालूम है कि ट्राइकोटमी है पाकिस्तान के आइन में कि 3 पिलर हैं स्टेट के, एग्जेक्टिव पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। यहां पे तो बाय डिजाइन तीसरे पिलर को बिल्कुल गिराया जा रहा है। सर अगर मैं बात करूं आरिफ अलवी और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई है उसमें आईनी तरमीम पे भी बातचीत हुई है, कि आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए जो मुल्क की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्की हो सकती है? मेरा ख्याल है कि इसकी तब्दीली यूं है कि ये हुकूमत ने इतनी बड़ी शिकस्त उनको हुई है, और ये दूसरा मौका है कि आपको अगर पीछे कुछ महीने पीछे चले जाएं तो इन्होंने एक बाकायदा उनके मिनिस्टर ने, एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई पर बैन लगा दिया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि वो मसला फिजल आउट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे हुआ कि आपने छुट्टी वाला दिन लगाया, इतवार को सारा दिन लगाया, रात 12 बजे तक असेंबली का हर मेंबर को स्टैंड बाई पोजीशन में उसको बैठाए रखा गया और कि ये अभी पास करना है और आज ही रात पास कर लेना है। कभी इस अंदाज में जो है वो अमेंडमेंट कभी ऐसी होती, इसका मतलब है कि ये सिर्फ इन चंद लोगों को बेनिफिट के लिए ये अमेंडमेंट थी, इसका ताल्लुक ना अवाम से था ना अवाम के बेनिफिट्स में थी। चंद जजिस को सामने रख के उन्होंने और एक जज को आउटराइटली फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा सिलसिला किया गया। तो इस तरह तो अमेंडमेंट नहीं होती है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन
आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि आज से 250 साल कितना हो गया। सर ख्वाजा आसिफ साहब का जो अभी रिसेंटली एक निजी चैनल को जो है वो इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि दिसंबर में पीटीआई को ने कहा है कि हम लोग जो आईनी तरमीम है उस पर हम बैठने के लिए तैयार हैं, उस पर बात करने के लिए भी तैयार है। क्यों ऐसा है, मुमकिन है दिसंबर में? देखिए जो तरीक़ेकार है ना, देखिए जिस तरह अभी आप देखेंगे जब 18th अमेंडमेंट आई थी बिल हुआ और वो 18th अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस वक्त भी पीपल पार्टी की हुकूमत थी और इनके पास 2/3 मेजोरिटी तो नहीं थी, लेकिन बाकियों को शामिल किया गया, कन्विंस किया गया और फिर बैठ के वो 18th अमेंडमेंट का बिल पास हुआ और वो अमेंडमेंट की शक्ल में आया। और उसके तो अहमद अवैध साहब, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को कोई इसके ऊपर इख्तलाफात नहीं होंगे आईनी तरमीम पे? नहीं, ये गलत बात है, हमें बिल्कुल एतराज होगा। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल एतराज है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और जजेस की अपॉइंटमेंट उसके अंदर जो की जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि चीफ जस्टिस की उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे की जा रही है। एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको वो उसको अपॉइंट कर देगा। रजा हारून साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त वन एंड ओनली फजलुर रहमान साहब हैं। अगर वो हुकूमत की तरफ आते हैं तो आईनी तरमीम बिल पास हो जाएगा, अगर वो अपोजिशन में रहते हैं तो इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बिलावल भुट्टो जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब को मनाने की, कल भी गए थे, आज भी कोशिशें की गई हैं, फ़ोन कॉल पर रब्ता किया जा रहा है, तो इतनी कोशिशें करने की वजूहात क्या हैं? क्या मौलाना साहब को जो आईनी तरमीम चाह रहे हैं उसमें जो रद्दो बदल चाह रहे हैं वो करके आईनी तरमीम को पास कर दिया जा सकता है? मुनासिब बात है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो शख्सियत, इत्तेदाल पसंद, स्टेट्समैनशिप और जमहूरियत के नाम से अगर आप इस पूरे प्रोसेस में 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो आपको बिलावल भुट्टो साहब की, चेयरमैन साहब की शख्सियत आपको मुनफरिद नजर आएगी। जो एक्टिव भी रहे, जो जमहूरियत की बात भी करते रहे और जिन्होंने अपनी पूरी कोई आज भी कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि वो जो उनकी ख्वाहिश है, उनकी वालदा मोहतरमा की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसमें बाद में मेरे ख्याल में और पार्टियों ने भी साइन कर दिया था और शायद इमरान खान साहब को भी दस्तखत है, उसमें भी आईन अदालत की बात की है। तो वो तो ये चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट हो गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसकी जो मेजोरिटी शिकें हैं वो 18वीं तरमीम में आइन में शामिल कर ली गई, जो रह गई हैं वो भी शामिल कर ली जाए। मैं समझता हूँ आईनी अदालत के क्याम में कोई मजाक नहीं है। हाँ, उसके प्रोसीजर पे अहमद साहब ठीक कह रहे हैं, उससे बात हो सकती है, लेकिन ये तरमीम जब काबीना से पास हो जाए उस मुसव्वदे पर हम सब बैठ के कमेंट करेंगे ना, हम लोग भी तो जो है ना वो लग जाते हैं लाल ट्रेन ट्रक की लाल बत्ती के पीछे और शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कितने मुसव्वदे मार्केट में इस वक्त जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। असल मुसव्वदा वही होगा जो काबीना से पास होगा और पार्लियामेंट में पेश होगा। और फिर पीटीआई के दोस्त हैं, अहमद साहब जैसे सीनियर लोग हैं जो उसमें मशवरा दे सकते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तरमीम का पेश होने का मकसद ये होता है कि उससे पार्लियामेंट अपनी राय दे, सब मुत्तफिक हो। बेहतर तरीका ये होता है कि 2/3 भी नहीं बल्कि यूनानिमसली पास हो, क्योंकि कौम का मामला है ना, आइन का मामला है। 2/3 की तो एक वो है जो आपके पास सहूलत है, लेकिन अगर मुत्तफिका पास होगा तो बहुत बेहतर है। इसमें और बहुत सारी तरामीम हैं, उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। एक से दिमाग 2 बैठते हैं, बेहतरी 2 से 3 बैठेंगे, बेहतरी होगी। ज्यादा बैठेंगे ज्यादा बेहतरी आएगी। तो मौलाना साहब के साथ जो बिलावल भुट्टो साहब चाह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसव्वदे पे जो मौलाना साहब की जमात का इनपुट है, जो उनका इनपुट है जो बेहतरी के लिए, उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए और एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। ये कंसेंसस डेवलप करती हुई जो शख्सियत अभी आपको पूरे इस पॉलिटिकल कल्चर में नजर आ रही है, पार्लियामेंट में नजर आ रही है, वो बिलावल भुट्टो साहब की। अभी उन्होंने बड़ा मुदल्लिल इंटरव्यू दिया है वसीम बतामी साहब को, सुनने से ताल्लुक रखता है। बहुत क्लैरिटी है उनकी हर चीज के अंदर। क्लैरिटी से उन्होंने अपना पार्टी का और अपना मौका बयान कर दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा रजा हारून साहब कि मौजूदा जो अदलिया है वो भरपूर तरीके से अपनी जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है, फैसले देती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें ऐसी क्या ज़रूरियात जो है वो शामिल कर दी गई कि इसी को फोकस किया जा रहा है? पूरी सियासत इस वक्त यही फोकस में है कि ये बिल किसी तरीके से पास हो जाए, यही सिर्फ बहस जो है वो इस वक्त चल रही है मुल्क में। तो ये क्या इतना ज़रूरी हो गया है?
जरूरी तो इसलिए हो गया है कि ये एक आईनी तरमीम है, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कोई नॉर्मल कानून साजी नहीं है। तो इस आईनी तरमीम का इम्पैक्ट ये होगा कि जो कानून में तब्दीली दीगर होगी, मसाइल को उसमें अदालतों जो है के वो रूल्स फोकस में नहीं किया जा रहा, अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं की जा रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। आपने सवाल जो किया था उसका जवाब ये कि चूंकि अब आईनी तरमीम भी लाई गई है, बहुत से आईनी मसाइल हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी इस वक्त आईनी तरमीम को बैक बर्नर पर डालकर उन आईनी मसाइल को हल करने में तरजीह देनी चाहिए। लेकिन वो काम तो हुकूमत का है ना, पार्लियामान का तो वो काम नहीं है। पार्लियामान का काम तो आईन साजी है। हुकूमत अपना काम करती रहे, अवाम के मसाइल हल करती रहे, उनके प्रॉब्लम्स को देखे, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करे। पार्लियामान तो ये काम नहीं करती ना, पार्लियामान तो आईन साजी और कानून साजी करती है। दोनों कामों के डोमेन्स अलग अलग हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अपना है, पार्लियामान का रोल अपना है। दोनों काम साथ साथ भी हो सकते हैं सर, कोई मुज़ाहिरा नहीं है इसका। अच्छा, मैं अहमद अवैस साहब के पास आऊँगा। अहमद अवैस साहब, हम आईनी तरमीम के ऊपर तो बात कर रहे थे, मगर जो मेन आज का जो इंसिडेंट है पेशावर में, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, जिसमें जो कौंसल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकिर साहब, उन्होंने कौमी तराने की जो है वो एक तरीके से उनका अदब नहीं किया और एक तरीके से सफारती आदाब के भी ये खिलाफ रही है। तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और एक तरफ ये बात करते हैं कि हम डायरेक्ट बराह रास्त बात करेंगे अफगानिस्तान से। देखिए, बात यह है कि जहां तक उनका ना खड़ा होना जो है, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो एक डेड लॉक की शक्ल में एक नफरत अमेज रुख अख्तियार कर गए हैं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भी उन्होंने बालाए ताक रख के और वो खड़े नहीं हुए, वरना ऐसा होता नहीं है। और इससे बियॉन्ड तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये हमारी अपनी हुकूमत की नालायकी है कि देखिए, आप जिस वक्त ये केयर टेकर सेटअप यहाँ चल रहा था और केयर टेकर सेटअप में अपनी सर, क्या ये हुकूमत केपीके की नालायकी है कि अगर वो एक इवेंट पे, जो कि हुकूमत का एक इवेंट है, उस पे ये कौमी तराने की एक एहतराम में खड़े नहीं हो रहे, तो क्या ये हुकूमत की, केपीके की हुकूमत की नेग्लिजेंसी है? नहीं, आई डोंट थिंक नेग्लिजेंसी तो नहीं है। सबको इनवाइट किया, वो बैठे हैं, आप अगर जब खड़े हुए तो वो नहीं खड़े हुए, तो इसमें हुकूमत की क्या, वहां की हुकूमत जो है वो उनकी तो नेग्लिजेंस तो नहीं है ना कि वो उनको पकड़ के खड़ा तो नहीं करेंगे। एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है और वो काउंसल जनरल है और उनके साथ एक दो जो उनके साथ और ऑफिसर है, वो अगर नहीं खड़े हुए हैं तो वो नॉर्म की खिलाफ वर्जी की है, मिसकंडक्ट उस लिहाज से है। आप सर, रियासत का एहतराम तो जरूरी है ना। उनको जो है इस बुनियाद के ऊपर कह दें कि जी हम ये पर्सोना नॉन ग्रेटा, इसको यहाँ से आप वापस इनको भेज दें क्योंकि इन्होंने इनकी पाबंदी नहीं की है और आप दूसरे अपने डिप्लोमेट भेजना चाहें तो भेजें। लेकिन सवाल यहाँ कि ये इल्जाम जो है कि ये गंडापुर पे या वहां की हुकूमत में तो नहीं लगा सकती आप। एक फंक्शन में सबको बुलाया हुआ है और तराना हुआ है, तराने में सब खड़े हो गए, वो नहीं खड़े हुए, तो जो तरीका है वो करें। दूसरा सवाल, इसका हिस्सा ये था आपका कि ये गंडापुर साहब जो है वो कहते हैं कि जी हम जाके बात करेंगे। तो क्वेश्चन तो ये है कि वहां के लोग पिस रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, वहां बार बार जो है वो सैबोटाज एक्टिविटीज हो रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही हैं, हुकूमत क्यों ध्यान नहीं दे रही? तो इसलिए ये नॉट दैट के वो जाके वो हुकूमत की जगह ले लेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पर उनसे बात करते हैं कि भाई बात यहाँ खत्म करो, हमारे तुम्हारे दरमियान ऐसी कौन सा झगड़ा है। इस पैराए में उसने गंडापुर ने ये बात की है। इससे ये आप नहीं कह सकते कि ये कोई वो जो हुकूमत के ही स्टेप्ड इन द शू ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात नहीं है। मैं रजा हारून साहब की तरफ आऊंगा। रजा हारून साहब, अगर हम बात करें, आप क्योंकि आप माजी में एमक्यूएम का हिस्सा रहे हैं और आपकी नज़र में एमक्यूएम की जो मौजूदा सियासी पोजीशन है और कराची के मसाइल पर अगर हम बात करें तो उनका क्या किरदार नजर आता है? मैं समझता हूँ एमक्यूएम अपनी एक पॉलिटिकल रियलिटी है, उसकी एक लेगेसी है, इस वक्त भी जैसे भी है उनके एमएनएज हैं, एमपीएज हैं। लेकिन कराची की जो सर्विस डिलीवरी है
वो इस वक्त, चूंकि एमकेएम ने, आपको याद होगा, बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा तो लिया नहीं था, जो कि उनका बुनियादी मसाइल का हल का जरिया तो मकामी हुकूमत है शाहरुख, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो कराची को सर्विस डिलीवरी देना इस वक्त जाहिर है कराची के मेयर की जिम्मेदारी है। कराची के टाउन के जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं और दीगर जमातों के भी हैं। तो वो कराची की जिम्मेदारी इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि सूबाई हुकूमत भी उनके पास है। एमकेएम चूंकि एमपीएस और एमएनएज रखती है और कराची की एक जमात वो कहलाती है, उसके पास ये माजी का एक रोल रहा है उनका, तो उनको चाहिए कि वो सूबाई हुकूमत के साथ अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाएं, पार्टनरशिप को बढ़ाएं और शहर के मसाइल में सूबाई हुकूमत के साथ बैठे और मिलकर जो है अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें, उसके लिए काम करें। इससे ज्यादा एमकेएम का कोई सियासी रोल तो है, इंतजामी तो कोई रोल नहीं है उनका। जी बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।